हम लोग आज पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने और भी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे डोपिंग के बारे में। ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी इम्प्योरिटीज को किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐड किया जाता है। यानी कि आप इस बात को इस तरीके से बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोबारा सुन लें, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देन चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर आपने कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया, और ऐड करने से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो चेंज हो जाता है। तो जब भी डोपिंग होता है ये हम जानबूझ करके करते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, या सिंपल कोई सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर दो के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में, और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, जहाँ पर कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आयनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक NaCl का एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसके अंदर स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा डोपिंग कराना है। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन इस क्रिस्टल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, और आप इस सॉलिड के अंदर स्ट्रोंशियम आयन को इंसर्ट कराते हैं। जिस मेथड के द्वारा इसको इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है, उस मेथड को आप डोपिंग कहते हैं। मान लीजिए कि इसको आपने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया, तो यदि ये यहाँ पर आएगा तो अभी इसके अंदर देखें पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है और नेगेटिव आयन की संख्या कितनी है। नेगेटिव आयन की संख्या कितनी है? तो पॉजिटिव आयन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर प्लस का 6 है, और निगेटिव आयन की संख्या 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 है। लेकिन यदि यह इसके अंदर आ जाता है तो यहाँ पर 2 प्लस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से 2 सोडियम आयन को रिमूव होना होगा, और यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन शिफ्ट हो जाएगा। इसके शिफ्ट होने से यह पोर्शन क्या हो गया? वैकेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? होल बन गया, और होल के कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग किसी सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। फॉर द एग्जांपल सिलिकॉन। हेलो, तो ये हमने यहाँ पर सिलिकॉन एग्जाम्पल के रूप में लिया है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। अभी यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहे हैं ये सब के सब प्योर सिलिकॉन है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये सिलिकॉन इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस सिलिकॉन का। सिमिलरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीच वाले सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाले सिलिकॉन का। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले का। इसी तरीके से चारों जगह है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। अभी यह प्योर सेमीकंडक्टर है। हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन है ये 14th ग्रुप के मेंबर होते हैं। अब यदि 14th ग्रुप के मेंबर का डोपिंग या तो 13th ग्रुप के किसी एलिमेंट से करवा दिया जाए या 15th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ करवा दिया जाए, तो वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंजिंग आता है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इसमें एक बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जिस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे ज़्यादा होंगे वह एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और जिस सेमीकंडक्टर में आफ्टर डोपिंग इससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वह पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, फॉस्फोरस, जो कि ये 15th ग्रुप के मेंबर का है। ये 15th ग्रुप का मेंबर है, 15th ग्रुप मेंबर का, ये 15th ग्रुप का एक एलिमेंट फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस के बाहर में आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये P है, इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने इसका डोपिंग करवाया, यदि इसका डोपिंग इसके अंदर होता है तो यहाँ से क्या होगा, ये सिलिकॉन को रिमूव करना होगा। जैसे यहाँ से ये सिलिकॉन रिमूव होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर आपने डोपिंग करवाया फॉस्फोरस का। अब ये जो अनपेयर्ड देख रहे हैं वो यहाँ पर इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं यानी कि लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब यदि आप इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे थे, जो कि अभी ये न्यूट्रल था। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो अब यहाँ पर टोटल आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। 2 + 2 + 2 6 और 6 + 3 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब कि वहाँ पर निगेटिव चार्ज का बढ़ जाना, इसलिए सेमीकंडक्टर तो अब भी रहेगा लेकिन इसे कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए कि आप 13th ग्रुप एलिमेंट का डोपिंग इस सिलिकॉन में आप करवाते हैं, तो 13th ग्रुप में आप एक एग्जांपल ले लीजिए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम हमने लिया जो कि 13th ग्रुप का मेंबर है, ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब आपने एल्युमिनियम के द्वारा इसका डोपिंग किया यानी कि एल्युमिनियम को इसके अंदर ऐड किया, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये सिलिकॉन यहाँ से रिमूव होंगे। और जब ये सिलिकॉन यहाँ से रिमूव होते हैं तो फिर उसी तरीके से ये जो बॉन्ड बना रखा है ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, अब ये एल्युमिनियम यहाँ पर आपने डोपिंग कर दिया। ये जो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फिर ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जगह क्या हो गया, खाली रह गया। जहाँ पर कि पहले एक इलेक्ट्रॉन था,
अब वो जगह क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया। जब ये जगह खाली हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पर तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताए थे कि यहाँ पर है, लेकिन अब यदि आप यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यानी कि निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो गई, और यदि निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव वहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो इस केस में इस तरह के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चीज़ को आप नोट कर लें। थैंक यू। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिज्म। हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिज्म क्यों डेवलप होता है। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सबस्टेंस हो उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई भी एटम इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। और कोई भी सबस्टेंस हो वो सभी सबस्टेंस एटम्स के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सॉलिड सबस्टेंस है, और यदि आपके पास कोई भी सॉलिड सबस्टेंस है तो उस सॉलिड सबस्टेंस के अंदर एटॉम भी जरूर होंगे। तो एटॉम, यदि मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई एक एटॉम है, यह इसका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से मोशन करता है। एक तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और दूसरा अपने एक्सिस के ऊपर वह स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर मूव करता है, मोशन करता है, और अपने एक्सिस के ऊपर वह स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो यहाँ पर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, और यही इसके मैग्नेटिज्म का कारण है। दोबारा सुन लें, दुनिया में कोई भी सबस्टेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसे कि हम एटॉम कहते हैं। और प्रत्येक एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं और अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है। मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है, तो एक इमेजिनरी लाइन में यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा। तो एक तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, और दूसरा एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर डेवलप होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर एक वर्ड यूज होता है डोमेन, एक वर्ड यूज होता है
डोमेन। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, तो ऐसा तो है नहीं कि यह एक ही एटॉम का बना होगा, इसमें मिलियन एटॉम्स होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर एटॉम्स होंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं थोड़ा खुला खुला समझा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर इसका जो पड़ोसी है, इसका नेबर एटॉम जो है, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन में, स्मॉल एरिया में, स्मॉल वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो स्मॉल वॉल्यूम में होगा, तो उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और यह एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये जो छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस आधार पर हम मैग्नेटिज्म को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, इसका जो अलाइनमेंट होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, वो पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। यदि एंटी पैरेलल है तो इक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल है क्या है, इन सबों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पर सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि किसी भी सॉलिड में जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, इसके दो कारण हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होते हैं। यही दो कारण है मैग्नेटिज्म डेवलप होने के। अभी यहाँ पर बात करते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस। जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि व्हेन एनी सबस्टांस कम इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो देन इट स्लाइटली रिपेल, तो वह हल्का सा क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। मान लीजिए कि ये सबस्टांस है और यहाँ पर आपने ये मैग्नेट लाया, तो ये यहाँ पर मैग्नेट आया, तो यहाँ इसके चारों ओर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड में इसके आते ही यदि यह रिपेल हो जाए हल्का सा वीकली, तो यह कहलाएगा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। यह डायमैग्नेटिक क्यों होता है, यह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा कि यदि सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। मान लीजिए कि ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, जिंक है, जो भी है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर आपको ये मिलता है कि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो यह कहलाएगा डायमैग्नेटिक। और इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर यह मैग्नेट से दूर भागता है, यह रिपेल करता है, यह तो मैग्नेट को रिपेल करेगा, ठीक है। दूसरा होता है कि यदि आप किसी सबस्टांस को, सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में लाए और वह स्लाइटली अट्रैक्ट कर ले, तो यह पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का कारण, यदि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, और इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फेरस आयन है और फेरस आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यदि इसके पास 1 2 3 4 यदि कुछ भी एक भी इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, दुनिया का कोई भी सबस्टांस हो, यदि उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यह पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहलाएगा। यदि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सबके सब पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड है या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वीकली रिपेल करता है,
डायमैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है। ये दो चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट के आधार पर हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक के बारे में याद रखें, यदि इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, ये सब के सब पैरेलल होते हैं। यहाँ पर मैं इसे एरो के द्वारा दिखा रहा हूँ, आपके बुक में भी कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है, एरो के द्वारा दिखाया गया है। तो यह मैग्नेटिक मोमेंट का अरेंजमेंट है और ये सब के सब क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की बात की जाए तो एंटी का मतलब जस्ट उल्टा। यहाँ पर उल्टा का मतलब ये नहीं कि यह रिपेल करेगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है, यदि मैंने यहाँ पर 6 लाइंस दिखाए हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 3 तो यहाँ पर पैरेलल है और ये 3 क्या है, इसके रेस्पेक्ट में, ब्लू वाले के रेस्पेक्ट में रेड वाला क्या है, उल्टा हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो एंटी पैरेलल होने के कारण यानी कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट को, यानी ब्लू वाले के मैग्नेटिक मोमेंट को रेड वाला कैंसिल कर देगा। तो यानी कि इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है और इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस की बात करते हैं और इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो यह वीकली अट्रैक्ट करता है। जैसे कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से यह भी वीकली अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर आपका जवाब होगा ड्यू टू अनइक्वल अमाउंट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर आप समझ लें, यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया और इसी के साथ ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो पैरेलल यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 और एंटी पैरेलल कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर सभी 100% एग्जैक्ट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है। यहाँ पर एग्जैक्ट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही मैं आपको बता रहा था, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम से, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, उसमें जनरली इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। नंबर 1 में क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस, या फिर एस्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बीच डिफरेंस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज हैं जो कि आप मेमोराइज करेंगे, आप तैयार करेंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, जैसे यूनिट से, एफ सेंटर, डोपिंग, लैटिस पॉइंट और कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर में पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म।
कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड यहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। यदि सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल दो में से कोई एक दे दिया जाएगा कि टेट्राहेड्रल का रेडियस और स्फीयर के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, या ऑक्टाहेड्रल का रेडियस और स्फीयर के रेडियस में क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, सपोज ए सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। कोई एक सॉलिड है जो कि ए और बी से मिलकर के बना हुआ है। ए प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बी प्रेजेंट एट ऑल फेसेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड। तो इस तरीके का आपके बुक में, आपके प्रैक्टिस पेपर में जो भी क्वेश्चंस हो, इससे आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे। एक बार आप इतना अटेम्प्ट कर लें, फिर कल से हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।